चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर जो है न्यूट्रिशन, इसका जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से पहले ये बात करी कि वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का, और ट्यूब्यूलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। इंसान जो है वो न्यूट्रिशन के अतबार से ओमनीवोरस होता है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा जी? हमने ये पढ़ा कि इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें या दो पार्ट्स होते हैं। एक कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल और एक कहलाते हैं जी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी मस्क्यूलर की मसल से बनी हुई लंबी और क्वाइल ट्यूब है जिसके दो सिरे होते हैं। स्टार्टिंग सिरा जो होता है या स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको आप कहते हैं माउथ, जबकि दूसरा सिरा जो होता है वो एनस होता है। जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि जूस बनाते बनाते हैं, जूस खारिज करते हैं, उनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। काफ़ी डिटेल में बताया था आपको। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो ग्लैंड है वो है सिलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर है, पेंक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। सिलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज तो ये तो हटके यानी कि डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ होता है, जबकि गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके हमने पार्ट्स बनाए हुए। जो स्टार्टिंग इस सबसे पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम कहते हैं माउथ। माउथ फिर आता है जी ओरल कैविटी, इसको आप बक्कल कैविटी भी कहते हो। फिर आता है फेरेंक्स, फिर आता है एसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर आती है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन एक लंबा पार्ट होता है जी। इंटेस्टाइन को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। स्टार्टिंग जो इंटेस्टाइन होती है उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो बाद वाली इंटेस्टाइन होती है उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो पतला होता है, कम होता है, यानी पतली होती है ये। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो ज़रा बड़ा होता है, ये ज़रा मोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमने फिर तीन हिस्से किए हुए हैं। स्टार्टिंग हिस्से को हम कहते हैं ड्यूडेनम, बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं जिजेनम और आखिरी हिस्से को हम कहते हैं इलियम। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमने तीन पार्ट किए हुए हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम, और आखिर में फिर एनस आ जाता है जो कि जो है एलिमेंट्री कैनाल का एंड पॉइंट है। तो ये हमने है, हमारा फूड जो है इस पाथ से होता हुआ गुजरता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहले माउथ पे आता है, फिर ओरल कैविटी, फिर फेरेंक्स वगैरह वगैरह। हमने माउथ पढ़ लिया था, ओरल कैविटी पढ़ ली थी और फेरेंक्स पढ़ लिया था। आज हमने एसोफेगस से स्टार्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी। ये इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, ये उसकी डायग्राम है, ठीक है जी। ये माउथ है, फिर ये सारा हिस्सा ओरल कैविटी कहलाता है, फिर ये हिस्सा जो है फेरेंक्स कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है वो एसोफेगस कहलाता है। फिर ये जो बैग नुमा स्ट्रक्चर है इसको हम स्टमक कहते हैं। उसके बाद स्टमक के बाद ये सारा, ये जो स्टमक से ये जो निकल रही है ना, ये और फिर ये जितना भी ये क्वाइलिंग पतला वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें शुरू का हिस्सा ड्यूडेनम होता है, ये वाला हिस्सा जो है ये ड्यूडेनम है, ये लिखा हुआ। और यहाँ पर जो है आपको जीजेनम भी मिलेगा और इलियम भी मिलेगा। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का पार्ट नज़र आ रहा है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और यह आखिरी हिस्सा जो है वो एनस है, ठीक है जी। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम थी जी। फिर हमने बात की थी, सबसे पहले हमने माउथ पढ़ा, ओरल कैविटी पढ़ा, फेरिंक्स पढ़ा। माउथ हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम जीआईटी भी कहते हैं, उसका एंटीरियर ओपनिंग होती है। यहाँ लिप्स मौजूद होते हैं, लिप्स खुलते हैं, माउथ खुल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ओपन हो गया। आप फूड को इनटेक करते हो, माउथ के ज़रिए आपका फूड जो है वो ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है, इंजेक्शन की जा रही है माउथ से। फिर हमने बात करी ओरल कैविटी की। माउथ के बाद जो सारा हमारे मुंह के अंदर का पोर्शन होता है उसको हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं जी? हमारी ओरल कैविटी में टंग होती है, ज़बान, दांत होते हैं, टीथ और स्लेवरी ग्लैंड्स। ज़बान के बारे में मैंने आपको बताया कि ज़बान जो है एक तो आपके खाने के जायके को चखती है, टेस्ट करके बताती है आप क्या खा रहे हो, और दूसरा आपकी ज़बान जो है आपके खाने के छोटे छोटे टुकड़ों को सलाइवा से मिक्स करके एक बॉल फॉर्म में लाती है। उस बॉल को हम कहते हैं बोलस, ठीक है जी। ये सब बता चुका हूँ मैं, उसमें रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। बोलस कहते हैं। तो ये जो जबान है ना आपकी, ये जो टंग है, इसके दो काम है। एक, ये आपके खाने के जायके को चख के बताएगी, और दूसरा ये आपके जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सलाइवा के साथ उसको मिक्स करके एक बॉल की फॉर्म में लाती है जिसको हम कहते हैं बोलस।
फिर टीथ के हवाले से हमने बात की थी, हमारे पास टीथ जो है इसमें हमने काफ़ी बात करी थी। डायफोडेंट कहा जाता है जी इंसान के टीथ को, क्यों? क्योंकि जो है वो दो किस्म के टीथ होते हैं हमारे पास, एक डिसाइडियस होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। हेट्रोटोन कहा जाता है जी ह्यूमन टीथ को, क्योंकि हमारे दांत जो है वो अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों एतबार से। मैंने आपको बताया था कि हमारे हमारे मुंह में परमानेंट दांत जो होते हैं वो 32 होती है। इनकी तादाद 4 किस्म के होते हैं, इंसाइसर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। फिर आपको दांत का स्ट्रक्चर भी बताया था आपको कि दांत का स्टार्ट जो शुरू का हिस्सा होता है उसको आप कहते हो क्राउन, फिर नेक होती है, और फिर जो आपके गम के अंदर दांत का हिस्सा होता है उसको आप कहते हो रूट। दांत के एक काम है कि आपके टीथ का, और आपके दांतों के जरिए आप अपने खाने के फिजिकली टुकड़े करते हो, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो हम अपने खाने के छोटे छोटे पीस जो कर देते हैं वो दांतों के जरिए की जाती है, जिसको आप कहते हो मैकेनिकल डाइजेशन। फिर हमने बात की थी सिलाइवरी ग्लैंड की। तीसरी चीज़ जो हमारे बक्कल कैविटी में पाई जाती है वो सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये 3 पेयर्स होते हैं, एक कहलाता है पैरोथिड, एक कहलाता है सबमैंडिबुलर, एक कहलाता है सबलिंगुअल। 3 पेयर्स होते हैं आपके पास पैरोथिड के, सॉरी, सिलाइवरी ग्लैंड्स के। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डक वाले होते हैं जी, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और डक्ट वाले होते हैं जी ये। और इनका काम होता है जी कि ये स्लाइवा बनाकर आपकी बक्कल कैविटी में एंटर कराते हैं। अब स्लाइवा जो है इसकी कंपोजिशन आपको बताई थी, स्लाइवा में तकरीबन 95% वाटर होता है, म्यूकस होता है और 2 एंजाइम होते हैं, एक एमाइलेस और एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपके जो फूड में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है, मारता है, जबकि एमाइलेस क्या करता है जी, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके माल्टोस में ब्रेक डाउन कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीमर होती है, माल्टोस जो है वो डाइसेक्राइड होती है। तो यहाँ आपकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो गई, आपका कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू हो गया। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में नहीं हुआ अभी, अभी सिर्फ माल्टोस में हुआ है, यानी कि डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ है। फिर हमारे पास जब हमारे पास बक्कल कैविटी के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हो जाती है तो फिर हम खाने को निगल लेते हैं, अंदर करते हैं। और फिर जब हमारा खाना बक्कल कैविटी से लीव करता है तो हमारे पास जो अगला पार्ट है उसको हम कहते हैं फेरेंक्स। ये हिस्सा फेरेंक्स कहलाता है। फेरेंक्स के बारे में भी आपको बताया था कि फेरेंक्स जो है ये कॉमन पाथ होता है कि यहाँ पर बक्कल कैविटी भी खुल रही होती है, ये आपकी बक्कल कैविटी है जी ये ओपन हो रही है। इसी तरह ये जो नसल कैविटी होती है ये भी आपकी फेरेंक्स में ओपन हो रही होती है। नसल कैविटी से आपकी एयर आती है, बक्कल कैविटी से आपका फूड आता है। अब नीचे फेरेंक्स के 2 रास्ते होते हैं, एक ये जाता है जी ग्लॉटस और फिर लैरिंक्स और आपके लंग्स तक, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, और एक ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है आपके एसोफेगस तक, ठीक है। तो अब फेरेंक्स में अगर एयर होती है तो वो पास आउट होती है जी, किधर जाती है वो ग्लॉटस, फिर ग्लॉटस से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया और फिर वो लंग्स में चली जाती है, यानी कि इस वाले रास्ते में जाती है। जबकि अगर फेरेंक्स में फूड आया हुआ है, बोलस आया हुआ है बॉल फॉर्म फूड की, तो वो फिर वो जो है फेरेंक्स से कहाँ जाती है जी, वो एसोफेगस में जाती है, इस वाले रास्ते में जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि गलती से हमारा खाना लंग्स में ना चला जाए, इसके लिए हमारे पास ये एक छोटी सी वॉल होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। जब हमारा खाना नीचे मूव कर रहा होता है तो ये एपिग्लोटस को पुश करता है बोलस, और एपिग्लोटस ऐसे बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। मैंने आपको इसका एक एनिमेशन भी दिखाया था। और दूसरा काम, जब हमारा खाना जब हम अंदर करते हैं, निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो हमारा ये जो लैरिंक्स होता है ना, ये वाला जिसको ट्रैकिया कह रहे हो, तो पाइप जो है ये थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये थोड़ी बहुत जो झिरी है वो भी बंद हो जाती है। तो इन 2 वजूहात से कि एक एपिग्लोटस का झुकना और एक लैरिंक्स का ऊपर आना, इन दोनों की वजह से हमारा जो है ना वो लैरिंक्स पैक हो जाता है और फूड जो है हमारा खाली एपिग्लोटस में जाता है। यहाँ तक तो हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था जी, और अब हम आगे की बात करेंगे। अगर इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब हमारा फूड जो है, देखिए जी एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम तरतीब देखें तो फेरेंक्स के बाद अगला पार्ट आता है हमारा एसोफेगस, और एसोफेगस में हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। तो अब हमारे पास जो फूड है हमारा वो फेरेंक्स से, अगर फूड होता है तो वो फेरेंक्स से जाता है एसोफेगस की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का वो है एसोफेगस। इसको ई से भी लिखा जाता है, ओ से भी लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोफेगस जो है नेक्स्ट पार्ट है जी, ये हमारे पास यानी कि आप समझ लें फेरेंक्स के बाद वाला पार्ट है एसोफेगस। और ये एक पतली सी मस्कुलर ट्यूब है, आप यूँ कह लें इसको, आप एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है, नैरो मस्कुलर ट्यूब। नैरो का मतलब है होता है पतला, यानी कि ये डायमीटर के अतबार से ज़रा पतली होती है। और मस्कुलर का मतलब हो जाता है कि ये मसल सेल्स से बनी हुई होती है, इसमें मसल्स पाए जा रहे होते हैं, मसल्स फाइबर्स पाए जा रहे होते हैं।
अगर हम डायग्राम देखें तो ये जो आपकी ट्यूब है ना, यहाँ से यहाँ तक की, फेरिंग्स के बाद ये फेरिंग्स है, तो ये जो सारी आपकी ट्यूब है ना, ये वाली, ये सब कहलाती है एरोफेगस। देख लें आप, पतली सी है, मैं अगर इस डायग्राम को सही करूँ, ये देख लें, पतली सी है और लंबी सी है और मसल्स से बनी हुई होती है, ठीक है जी। तो एसोफेगस आपका अगला पार्ट हो गया। एसोफेगस जो है वो एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है। इसके अंदर एक ग्लैंड पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस कहते हो आप उर्दू में बलगम को। तो इसके अंदर जो है वो म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो है वो खारिज करते हैं, बनाते हैं म्यूकस को। और म्यूकस जो है वो आपकी एसोफेगस को इंटरनली गीला कर देता है। ठीक है। तो ये आपके पास अगर एसोफेगस है तो यहाँ इसकी वॉल के अंदर साइड पर यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि म्यूकस को खारिज करते हैं, जिससे आपकी ये जो एसोफेगस है इंटरनली गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। जिससे क्या होता है जी, एक जिससे आपका ये काम होगा कि ये जो बोलस है ये आराम से आपके एसोफेगस के अंदर पास डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ आराम से चला जाता है, मूवमेंट में आसानी हो जाती है। एक काम तो ये होता है। दूसरा, ये आपके जो फूड है, इसको फूड को पास आउट करता है जी किधर, स्टमक तक। फूड को ट्रांसफ़र करता है ये एसोफेगस इनटू स्टमक। स्टमक तक आपके ये खाने को एसोफेगस तक लेके जाता है। बस इसका काम वही है जी, जैसे कि रोड का काम होता है, फेरिंग्स से खाने को लेकर स्टमक तक लेकर जाना। तो ये एक मस्क्यूलर लंबी पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड, जिससे ये गीली हो जाती है और ये आपके फूड को फेरिंग्स से लेती है और ट्रांसफ़र करती है किसमें, स्टमक तक। ये सिर्फ आपके खाने को लेकर जा रही है। अच्छा, अब इसके इसके अंदर जो फूड की मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस क्या होती है जी, ये किस तरह की मूवमेंट होती है, इसके लिए आप ये वाला डायग्राम देखिएगा। ये आपके पास है जी बोलस और ये आपके पास जो नज़र आ रहा है ये आपके पास है एसोफेगस। अब इस एसोफेगस के अंदर ये बोलस जो उतरता है ना नीचे का, तो इसकी मूवमेंट किस तरह होती है जी कि आपके पास ये जो इस बोलस से ऊपर वाले मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और नीचे वाले जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। हम जानते हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है और मसल्स जब रिलैक्स होता है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम में दिखाऊं, मैं आपको डायग्राम बनाकर इसकी, तो जैसे सपोज़ करें जी ये आपके पास है जी एसोफेगस, तो और यहाँ पर आपके पास है जी बोलस। अब क्या होगा जी, ऊपर के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दबेंगे, और नीचे के जो मसल्स हैं, तो मैंने उल्टा बना दिया, नीचे के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स का मतलब होगा वो बाहर की तरफ मूव होंगे, उनका साइज़ बढ़ेगा। तो होगा क्या जी, कुछ इस तरह का हो जाएगा मामला कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नीचे वाले जो है वो थोड़े से खुल जाते हैं। तो अब आपका जो बोलस है वो ऐसे नीचे की तरफ पुश आउट करता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, आपने टूथपेस्ट देखा होगा, दांत साफ करने के लिए जो कोलगेट टाइप का होता है, उसके अंदर जो पेस्ट होता है हम कैसे निकालते हैं, हम इधर से इसको पुश करते हैं, इधर से हम दबाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अंदर का जो पेस्ट है वो आगे की तरफ मूव होता है और आगे की जो ये आगे का जो आप समझ लें ये जो टूथपेस्ट है ये ऐसे बाहर की तरफ मूव होता है, यानी रिलैक्स करता है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाली मूवमेंट को, पेरिस्टल्सिस। तो एक हिस्सा जो है वो एसोफेगस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा हिस्सा रिलैक्स होगा और फूड जो है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरेगा। डायग्राम में एक दफ़ा और देख लिएगा, देखें ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ गया है एसोफेगस का, देखें नज़र आ रहा है बढ़ा हुआ, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका फूड नीचे आ रहा है। तो ऐसे कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जैसे कि आप टूथपेस्ट में से जैसे आप चीज़ें निकालते हो ना, बिल्कुल इस तरीके से ये हमारी जो एसोफेगस से कंट्रैक्ट होती रहती है, फूड हमारा नीचे पास आउट करता है। इसमें आपके अंदर म्यूकस ग्लैंड है, उसने आपके अंदर जो है एसोफेगस को गीला भी कर दिया, जिससे ये आराम से नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है जी। तो ये एसोफेगस हो गया। एसोफेगस में बस इतना ही है कि जी एक पतली सी मस्कुलर ट्यूब होती है और इसके अंदर जो है ये मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स से बनी हुई होती है ताकि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाला मामला हो सके। और इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड। अब म्यूकस ग्लैंड इसको गीला कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, अब चूँकि मसल्स से बने हुए तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की वजह से इसके अंदर पाए जाने वाला बोलस नीचे मूव करता है। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस। अच्छा, अब नीचे मूव कर रहा होता है तो इसको आप कहते हो पेरिस्टल्सिस, और अगर ऊपर मूव कर रहा होगा तो उसको आप कहते हो एंटी पेरिस्टल्सिस, ठीक है जी। सपोज करें जी कि ये आपकी एसोफेगस है, अगर आपका ये जो बोलस है
पेरिस्टल्सिस की मूवमेंट की वजह से नीचे उतर रहा है तो इसको आप कहोगे कि ये पेरिस्टल्सिस है। और बाज़ औक़ात उल्टा भी हो जाता है मामला, आपका फूड जो है वो ऊपर जाने लग जाता है एसोफेगस, जब आपको उल्टी होती है, उबकाई आती है ना उस कंडीशंस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टल्सिस। एंटी पेरिस्टल्सिस में क्या मामला होता है जी, मैंने अभी आपको बताया कि जब पेरिस्टल्सिस होती है तो ऊपर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और नीचे के मसल्स रिलैक्स करते हैं। तो अगर ऊपर के मसल्स, फूड के जो ऊपर वाले मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले रिलैक्स करते हैं, तो फूड नीचे मूव करेगा, इसको आप कहते हो पेरिस्टल्सिस। और अगर उल्टा हो जाए, ऊपर वाले मसल जो है वो रिलैक्स करने लग जाए और नीचे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए, तो अब आपका फूड ऊपर मूव करता है और इसको हम कहते हैं एंटी पैरास्टल्सिस। ये कब होता है जी, जब आपका स्टमक भर जाए या आपके स्टमक में कोई इरिटेशन हो या आपके स्टमक में कोई फॉल्ट हो, कोई मसला हो, तो आपका खाना जो है वो नीचे जाने के बजाय उल्टा ऊपर आने लग जाता है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कह रहे होते हैं एंटी पैरास्टल्सिस। ये कब होता है, जब आपको उबकाई आती है, जब आपको उल्टी होती है, जब फूड पॉइजनिंग होती है, कोई गंदा खाना खा लेते हो, वो सब मामले में एंटी पैरास्टल्सिस होती है। तो ये एसोफेगस हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, एसोफेगस के बाद अब हम अगला अगला पार्ट अगर हम देखें तो देखें जी, ये एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद ये आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टमक। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है स्टमक। पहले ज़रा इस डायग्राम को सही कर दूँ, बड़ी गंदी कर दी मैंने डायग्राम। ठीक है जी। तो अब हमारा फूड फेरेंक्स से होता हुआ, एसोफेगस से होता हुआ अब एक मेजर पोर्शन में जा रहा है जी। एलिमेंट्री कैनाल का एक मेजर पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्टमक। तब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एसोफेगस के बाद वो है जी स्टमक। ठीक है जी। स्टमक की डायग्राम भी ले लेते हैं पहले, तो हम एक अच्छी सी ये आपके सामने डायग्राम, इसकी डायग्राम यहाँ उठा के रख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आ गई जी इसकी डायग्राम। ठीक है जी। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के ज़रिए, देखते रहेंगे हम डायग्राम। अच्छा जी। अब हमारे पास जो फूड है वो एसोफेगस से मूव होता हुआ अब हमारे पास जो नीचे आया है, तो अगला पार्ट जो है हमारे पास वो है जी स्टमक। स्टमक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये 3 काम करता है, ये 3 काम करेगा। एक काम जो है पहला काम जो ये करेगा वो होगा जी, आर्जी तौर पे फूड को स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करता है। यानी इसके अंदर खाना ऊपर से आप बक्कल कैविटी में से खाना डालते जाओ, फेरेंक्स और एसोफेगस के ज़रिए वो स्टमक में आता जाएगा, लेकिन आपका स्टमक सारे खाने को आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है। अभी आपने देखा ना, बक्कल कैविटी के अंदर आपके जितना भी फूड था आपने निकला सारा फेरेंक्स में आ गया, फिर फेरेंक्स से सारा का सारा फूड डायरेक्ट एसोफेगस में आया, फिर एसोफेगस से डायरेक्ट सारा फूड इधर आ जाता है। लेकिन फूड जो है अब आगे आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। मिसाल के तौर पे ये स्टमक आपका पूरा भरा हुआ है सपोज करें फूड से, तो ये नहीं है कि स्टमक से सारा फूड एक साथ निकल जाएगा, नहीं। थोड़ा थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा फूड निकलेगा, फिर बंद हो जाएगा, थोड़ा फूड स्टोर रहेगा। ठीक है। तकरीबन 4, 5, 20, 22 घंटे तक भी स्टोर रह सकता है। तो एक तो आपका जो स्टमक है वो पहला काम क्या करेगा जी, ये आपके फूड को स्टोर करता है आर्जी तौर पे। दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन करेगा, यानी ये आपके फूड जो कि अभी बोलस फॉर्म में आया है, ये उसको और तोड़कर अब बिल्कुल पेस्ट की तरह ले आएगा। ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं इसको। अभी जो स्टमक के अंदर फूड आया है वो आया है बोलस फॉर्म के अंदर, ये क्या करेगा, उसको मज़ीद फाइन, मज़ीद तोड़ के, मज़ीद उसको पीस कर उसको पेस्ट फॉर्म में ले आएगा, और उस पेस्ट फॉर्म को हम कहते हैं चाई। ठीक है जी। यानी कि आपका फूड ऐसे आया ना, बॉल शेप में आया है, तो ये उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऐसे पेस्ट की फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे टूथपेस्ट होता है ना, ऐसे पेस्ट की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म से फिर ये निकल के जो ना आगे आगे अगला जो पार्ट है ना ड्यूडेनम, उसमें आता है। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन भी करेगा। दूसरा काम इसका क्या हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन, इसने बोलस की फॉर्म में फूड को लिया और उसको तोड़ कर ये उसको चाइम यानी कि पेस्ट की फॉर्म में ले आएगा। और तीसरा काम जो है वो ये केमिकल डाइजेशन करेगा। यहाँ पर भी अब आपको छोटी सी केमिकल डाइजेशन मिलेगी। ये केमिकल डाइजेशन करेगा, ये फूड के प्रोटीन पर हमलावर होगा, ये प्रोटीन को तोड़ेगा और प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। आपने देखा सलाइवरी ग्लैंड ने भी केमिकल डाइजेशन की, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड ने किस पर हमला किया था, कार्बोहाइड्रेट्स पर, और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया था। अब स्टमक जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक नहीं करेगा, वो लिपिड्स को ब्रेक नहीं करेगा, वो हमला करता है प्रोटीन पर। और प्रोटीन को ये, जितनी भी इसमें फूड में हमारी प्रोटीन होगी, ये उसको एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में।
पेप्टोन्स भी क्या है जी, प्रोटीन्स आपको पता है जी अमाइनो एसिड की बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, बड़ी बड़ी चेन होती है। और जैसे कि ये एसिड बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, एक सिंगल यूनिट को आप कहोगे अमाइनो एसिड। और पेप्टोन्स कहते हैं जी डाइसेक्राइड ऑफ अमाइनो एसिड। दो या तीन अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स मिले हुए होते हैं, यानी शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड की चेन है, छोटी सी चेन है, तो उसको आप कहते हो पेप्टोन। तो यहाँ पर भी प्रोटीन की मुकम्मल या कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही। हाँ, ये है कि प्रोटीन की जो बड़ी बड़ी चेन है अब वो छोटी छोटी चेन्स में टूट जाएगा। इन छोटी छोटी चेन्स को, इन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आप कहोगे पेप्टोन्स। तो ये तीसरा काम होगा। तो स्टमक ने हमारा जो स्टमक है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन अहम काम करेगा। फूड स्टोर करेगा, खाने के मैकेनिकल डाइजेशन करेगा, और साथ साथ केमिकल डाइजेशन करेगा। इसकी अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं, हमारे बॉडी के अंदर इसकी जो लोकेशन होती है, एक तो इसकी लोकेशन लंबाई के अतबार से देखें तो बिलो द डायफ्राग्राम होती है जी, बिलो द डायफ्राग्राम। और लेफ्ट राइट के अतबार से हम देखें तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, लेफ्ट साइड पे। यानी अगर हम लंबाई में बात करें तो ये हमारे जो डायफ्राग्राम है उसके नीचे पाया जाएगा, और लेफ्ट राइट की बात करें तो ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसकी लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। अगर हम डायग्राम देखें तो डायफ्राग्राम हमारा यहाँ होता है, यहाँ एक मसल्स से बना हुआ एक लेयर होती है, और उस लेयर के ऊपर जो है हमारे पास लंग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ एक लंग होता है, यहाँ एक लंग होता है। इस इस जो मसल्स से बनी हुई लेयर है जो हमारे लंग्स को इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से सेपरेट कर रही है ना, इसको हम कहते हैं डायफ्राग्राम। ठीक है, इस डायफ्राग्राम की मूवमेंट की वजह से लंग्स के अंदर जो है एयर आती है जाती है, ये मसल से बनी हुई है, इसमें मूवमेंट होती है। तो स्टमक जो है इस डायफ्राग्राम के नीचे है। और एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं जी हम इस हिस्से को, ये हमारा जो पेट का हिस्सा होता है इसको एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी की देखिए आप लेफ्ट साइड पे पाया जा रहा होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये आप समझ लें। आप अपने लेफ्ट साइड पे देखिएगा, डायग्राम को मत देखें, ये आप डायग्राम के अतबार से तो राइट साइड लेफ्ट साइड ही है बल्कि आप। ठीक है, अगर आप इसको अपने आप को ना डायग्राम में रख के देखिएगा, नहीं तो आप शायद यहाँ इसको राइट साइड समझ रहे हो, मिरर इमेज है, यहाँ शीशे की तरह कहीं भी। तो ये लेफ्ट साइड ही हुआ आपका। ठीक है, आप अपने आप को इसमें तस्वुर करके देख लो, आप अपने हाथ में देख लेगा, आपका जो उल्टा हाथ है ना वहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ शायद डायग्राम में आपको ये राइट साइड लग रहा हो। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, रिफ्लेक्शन वाला मामला, रिफ्लेक्शन में उल्टा हो जाता है। तो ये इसकी लोकेशन होती है जी, ये आपकी डायफ्राग्राम के बिलो यानी नीचे पाया जाता है, और एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पर, यानी आपका जो उल्टा हाथ होगा ना उस तरफ होगा भाई, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इसकी लोकेशन हो गई जी। अब हम इसके ज़रा इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर इसके फंक्शन की तरफ आएंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये तो आपको पता है जी, ये तो एसोफेगस है, ये तो एसोफेगस है जी, जो कि आपके फूड को बोलस की फॉर्म में लेकर आ रहा है। अच्छा, अब ये जो शुरू का हिस्सा होता है ना, ये शुरू का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कार्डियक, कार्डियक रीजन। कार्डियक दिल को कहा जाता है, चूंकि ये वाला हिस्सा दिल के करीब है इसलिए हम इसको कह रहे हैं कार्डियक रीजन। ये कहलाता है जी कार्डियक रीजन। इसी तरह ये जो निचला हिस्सा है ना इसका, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन। और जो बाकी सारा हिस्सा बच गया ना, ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा कहलाता है फंडस। ठीक है जी, तीन पार्ट्स हो गए आपके स्टमक के। जो स्टमक का वो पार्ट जो एसोफेगस से कनेक्ट हुआ हुआ है उसको हम कहते हैं कार्डियक रीजन। स्टमक का वो पार्ट जो हमारे फिर आगे यानी कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है स्टमक और ड्यूडेनम से कनेक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। और फिर जो स्टमक का बीच का हिस्सा है, बड़ा पोर्शन है, उसको हम कहते हैं फंडस। ये तो इसके पार्ट्स के नाम हो गए। अच्छा, अब ये जो दो रीजन्स है ना, एक कार्डियक रीजन और एक पाइलोरिक रीजन, दोनों के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टमक किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहा है। अगर हम कार्डियक रीजन की बात करें तो कार्डियक रीजन में स्टमक जो है वो एसोफेगस से कनेक्ट हो रहा है, और अगर हम पाइलोरिक रीजन की बात करें तो पाइलोरिक रीजन में स्टमक जो है वो ड्यूडेनम से कनेक्ट हो रहा है। तो जहाँ कनेक्शन होता है यहाँ पर एक आप समझ लें वॉल पाया जा रहा होता है, एक गेट है जो खुल भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, एक वॉल है, इधर भी एक वॉल होता है, इधर भी एक वॉल होता है, इसको हम कहते हैं स्पिंक्टर। ये वाला कहलाता है कार्डियक स्पिंक्टर, ये कहलाता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, ये कहलाते हैं स्पिंक्टर्स।
मैं खाली स्पिंक्टर लिख रहा हूँ। बाकी ये वाला स्पिंक्टर होगा तो इसको आप कहोगे, ये नंबर 1 वाला स्पिंक्टर होगा तो इसको आप कहोगे कार्डियक स्पिंक्टर, और ये नंबर 2 वाला होगा तो इसको आप कहोगे पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, तो ये स्पिंक्टर्स होते हैं। इन स्पिंक्टर्स की मदद से स्टमक के अंदर कितना खाना आना चाहिए फिर ब्लॉक हो जाता है, वो वाला मामला है। अगर बहुत ज़्यादा स्टमक में खाना आ जाता है तो फिर ये जो है ना स्पिंक्टर बंद हो जाता है, या वाला कार्डियक स्पिंक्टर बंद हो जाता है ताकि मजीद खाना ना आए। इसी तरह ये जो स्टमक के अंदर फूड है, मैंने आपको बताया कि ये सारा नहीं जाएगा आगे, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। तो ये पाइलोरिक स्पिंक्टर खुलेगा, थोड़ा सा फूड आगे ड्यूडेनम में चला जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा ये खुलेगा, थोड़ा सा फिर आगे चला जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टमक के 3 हिस्से हो गए, एक कहलाता है कार्डियक रीजन, एक कहलाता है फंडस और एक कहलाता है पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन और पाइलोरिक रीजन में स्पिंक्टर पाए जा रहे हैं और इन स्पिंक्टर्स की मदद से ये अपने फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, ये तो इसकी बात हो गई। अच्छा, अब अगर हम आए मजीद उसकी बात करें तो स्टमक जो है ना हमारा, वो एक मस्क्यूलर मस्क्यूलर होता है जी, पहली बात तो ये। और सैक लाइक यानी कि बैग की तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, अंदर से खाली। और ग्लैंडुलर भी है, यानी ग्लैंड भी पाए जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो आपका ऑर्गन होता है स्टमक, इसको आप मस्कुलर भी कहते हो क्योंकि ये मसल से बना होता है। ये जितनी भी फंडस की वॉल है, ये सारी फंडस की वॉल, पूरे स्टमक की वॉल में मसल्स पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं, दोनों किस्म के मसल्स होते हैं। ठीक है, और दोनों किस्म के मसल्स होते हैं ना, तो फिर आप समझ लें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन में आसानी होती है, हर तरह की मूवमेंट पाई जा रही होती है। तो आपका स्टमक जो है वो मस्कुलर हो जाता है। इसके अलावा इसको हमने सैक लाइक कहा है, बैग की तरह होता है, अंदर से खाली है। बाहर से आपको पूरा ओवल शेप का नज़र आ रहा है, अगर आप इसको काटोगे अंदर से ये सारी इसकी एम्प्टी स्पेस है, ये सारी इसकी एम्प्टी स्पेस है जी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कहा है कि ये सैक लाइक है या बैग लाइक है। और हमने इसको ग्लैंडुलर क्यों कहा है, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स पाए जा रहे होते हैं। ठीक है जी, अब कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, तो ये जो कार्डियक रीजन होता है, ये वाला हिस्सा कार्डियक रीजन या ये वाला हिस्सा पाइलोरिक रीजन, इनके अंदर तो खाली एक ही ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, तो आपका ये जो कार्डियक रीजन है, कार्डियक और पाइलोरिक दोनों के अंदर तो आपको खाली एक ही ग्लैंड मिलेगा, कंटेन म्यूकस ग्लैंड। और म्यूकस का आपको पता है जिस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस ग्लैंड का काम क्या है कि ये आपके म्यूकस को खारिज करता है, जिससे फूड की मूवमेंट आसान हो जाती है। तो जाहिर बात है कार्डियक और पाइलोरिक के अंदर आपको नज़र आ रहा है मूवमेंट का ही ताल्लुक है। यहाँ ये खाने को अंदर ला रहा है, पाइलोरिक एंड खाने को बाहर ला रहा है। तो यहाँ मूवमेंट के लिए जो है वो म्यूकस ग्लैंड मौजूद है, जिससे ये म्यूकस की वजह से जो है यहाँ पर मूवमेंट की आसानी हो जाती है। तो यहाँ कार्डियक रीजन और पाइलोरिक रीजन का जो म्यूकस होगा वो फूड की मूवमेंट में आसानी पैदा करता है। तो आपके कार्डिक और पाइलोरिक रीजन में म्यूकस ग्लैंड है जो कि काम क्या करेंगे जी, फूड की मूवमेंट में आसानी पैदा करेंगे। जबकि फंडस के अंदर जो है वो आपके पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। मसल्स की वॉल तो है, याद रखिएगा मैंने आपको क्या कहा, पूरा का पूरा स्टमक मसल्स से बना हुआ है। ये सब मसल्स हैं, ये सारी मसल्स से बनी हुई है, सब में कार्डियक रीजन, फंडस, पाइलोरिक सब में मसल्स हैं, मूवमेंट है, खाने को तोड़कर चाइन में कन्वर्ट करेंगे। हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब फंडस के अंदर जो है वो एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो है आप समझ लें गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस बनाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। जगह जगह आपके पास ये जो फंडस है इसके अंदर ग्लैंड है जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो एक जूस बना रहा है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास समझ लो कौन कौन से एंजाइम होते हैं जी। एक होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एक तो होती है जी HCl, डाइल्यूट HCl लिख देता हूँ मैं इसको बल्कि, डाइल्यूट HCl एक तो ये चीज़ होती है जी। उसके अलावा म्यूकस भी होता है, म्यूकस भी होता है। और तीसरी चीज़ है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजिन। ये 3 चीज़ें होती हैं जी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। एक HCl होता है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड आपको पता है जी, कंसनट्रेटेड एसिड खतरनाक होता है, डाइल्यूट जो है उसमें पानी मिला हुआ होता है तो वो ज़रा हल्का हो जाता है। तो डाइल्यूट HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिनोजिन होता है। और पेप्सिनोजिन ये इनके एंजाइम है। अच्छा, अब इनके काम क्या है जी, गैस्ट्रिक जूस ने ये जो 3 एंजाइम्स बनाए हुए हैं इसमें HCl का काम जो है वो एक तो आपके खाने को सॉफ्ट कर देता है, आपके फूड को सॉफ्ट करेगा ताकि वो पेस्ट बनने में आसानी हो जाए। आपने पता है ना, आपको बताया मैंने कि मैकेनिकल डाइजेशन की वजह से ये बोलस से कन्वर्ट होगा पेस्ट के अंदर।
तो इसको पेस्ट बनाने में ये HCl जो है उसको नरम कर देगा खाने को। तो HCl का पहला काम तो ये हो गया कि आपके फूड को सॉफ्ट कर देगा। दूसरा काम ये हो गया कि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है उनको किल कर देगा। आपके फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया बचा हुआ है तो उसको ये मारेगा, ख़त्म करेगा, किल करेगा। और तीसरा काम क्या है जी? तीसरा काम है कि ये आपके ये जो एंजाइम है ना पेप्सिनोजिन, इसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा। ये अभी इनएक्टिव है। ये जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है ये इनएक्टिव है, अभी ये बेकार है, अभी ये कोई असर नहीं देगा। HCl क्या करेगा? इसको एक्टिव कर देगा। एक्टिव करेगा HCl और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है उसको हम कहते हैं पेप्सिन। अब ये एक्टिव हो गया और अब ये अपना काम करेगा। तो सो रहा था एंजाइम, जगा दिया उसको। ठीक है, तो ये 3 काम होंगे HCl के। पहला काम ये आपके खाने को सॉफ्ट करता है, दूसरा आपके फूड में से बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, तीसरा आपका जो गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम है पेप्सिनोजिन उसको एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं म्यूकस पर। म्यूकस का तो काम आपको एक तो पहले से ही पता है जी कि ये हमारी मूवमेंट को ईजी करता है, फूड की मूवमेंट में आसानी पैदा करेगा। दूसरा ये HCl और ये पेप्सिन, ये दोनों आपके पेप्सिन का काम है अभी वक्त बताऊंगा आपको, प्रोटीन की डाइजेशन। तो ये स्टमक की वॉल को भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि वॉल जो है वो मसल से बनी है। आपका ये जो स्टमक है, ये जो आपका स्टमक है इसकी वॉल जो है वो मसल से बनी हुई है। बात कर चुका हूँ मैं, मस्क्यूलर है ये। और मसल्स के अंदर प्रोटीन पाया जाता है और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पर हमलावर होता है। तो अब हमारे ये जो पेप्सिन है चूँकि ये एक्टिव हो गया तो ये हमारे मसल्स को भी, हमारे स्टमक के मसल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है। इसी तरीके से ये HCl जो है वो नुकसानदेह चीज़ होती है, तेज़ाब है। ये हमारे जो है क्या नाम है स्टमक की वॉल को सॉफ्ट कर सकता है। तो ये इन दोनों चीज़ों के नुकसान से बचाने के लिए म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक पे एक लेयर बना देता है। जैसे ये हमारा स्टमक है ना, तो ऐसे इसकी एक लेयर बन जाती है। ऐसे म्यूकस जो है इस स्टमक की वॉल के अराउंड एक लेयर बना देता है। इस लेयर से क्या होता है, स्टमक की वॉल जो है वो अब इस HCl और इस एंजाइम दोनों से महफूज हो जाती है। अब ना आपके HCl जो है आपके स्टमक की वॉल को सॉफ्ट करेगा, ना ही ये जो पेप्सिन है आपके स्टमक की वॉल में से प्रोटीन को तोड़कर डाइजेस्ट करेगा। तो ये म्यूकस का काम होता है, इसको हम लिख देते हैं सिर्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो म्यूकस का काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन हो गया जी, प्रोटेक्शन। अच्छा, अब आते हैं तीसरा एंजाइम जो था पेप्सिनोजिन, पहले बताया आपको कि ये इनएक्टिव था। HCl ने इसको एक्टिव करके, एक्टिव फॉर्म इसकी होती है जी पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है जी? फूड में जो प्रोटीन होगा, फूड में जो प्रोटीन होगा ये पेप्सिन उसको ब्रेक करके और कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स के अंदर। ठीक है, ये केमिकल डाइजेशन हो गई। प्रोटीन जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड होती है, पेप्टोन्स जो हैं वो भी पॉलीपेप्टाइड है। लेकिन प्रोटीन जो है बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, पेप्टोन्स जो हैं वो छोटी छोटी 2-2 4-4 अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी हुई चेन्स होती हैं। तो लार्ज पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन यानी पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो गई लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट कब होगी? जब आपका प्रोटीन कंप्लीटली तौर पर अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, तब जाके प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट होगी। तो यहाँ डाइजेशन प्रोटीन की कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। एक HCl होता है, एक म्यूकस होता है। HCl तो खैर एंजाइम नहीं है, तो एक एसिड है। और म्यूकस होता है और पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम होता है। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे अडल्ट की बात करी हमने। अगर इन्फेंट्स की बात करें, छोटे बच्चे जिनकी ग़िज़ा खाली दूध होती है, खाली दूध होता है जिनका ना, तो उनके गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। रेनिन, ठीक है जी। एक और एंजाइम होता है उनके जूस के अंदर, यानी गैस्ट्रिक जूस के अंदर उनके पास एक और एंजाइम पाया जा रहा था जिसको आप कहते हो रेनिन। और रेनिन क्या काम करता है जी कि ये जो बच्चे दूध पीते हैं, इन दूधों के अंदर, इनके मिल्क के अंदर एक प्रोटीन जो होता है उसको हम कहते हैं कैसिनोजिन। कैसिनोजिन ये होता है जी। बच्चे जो दूध पी रहे होते हैं उस दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये भी प्रोटीन है। प्रोटीन है, नाम है इसका कैसिनोजिन। रेनिन क्या करता है जी? इसको कन्वर्ट करके कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। ये रहती है, भी प्रोटीन है लेकिन थोड़ी सी छोटी चेन होती है, सॉल्युबल होती है ये। और फिर उसके बाद अब इस प्रोटीन पर पेप्सिन एक्शन करेगा और पेप्सिन जो है वो इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किस में? पेप्टोन्स में। ठीक है जी, तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये किया है रेनिन ने।
ठीक है जी। तो जो बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे जो होते हैं, जो दूध पी रहे होते हैं उनकी ग़िज़ा में, तो उनके गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है जी, उनके दूध का जो प्रोटीन होता है जिसको आप कहते हो कैसिनोजिन, ये रेनिन उसको कन्वर्ट करके कैसीन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर कैसीन को ब्रोक करेगा, कैसीन को ब्रेक करेगा जी वही आपका एंजाइम पेप्सिन, और पेप्सिन जो है फिर उस प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज स्टमक। ये था जी स्टमक। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, स्टमक जो है वो 3 काम कर रहा है इसने, मैंने आपको बताया। एक काम ये आपकी मैकेनिकल डाइजेशन करेगा। स्टमक जो है वो मस्कुलर होता है, मसल्स से बना हुए होते हैं, दोनों किस्म के मसल्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी, सर्कुलर भी। तो इन लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इसके अंदर आने वाला जो फूड था वो मज़ीद ब्रेक होगा। इसके अंदर जो फूड आया वो बोलस फॉर्म में था, और वो मज़ीद ब्रेक होके अब वो पेस्ट के फॉर्म में बन जाएगा जिसको आप कहते हो चाइन। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन की बाय दी मसल्स ऑफ स्टमक। उसके बाद दूसरा काम जो फूड स्टमक करता है वो है फूड स्टोर। इसके अंदर जितना भी खाना आता है ये सारा का सारा फूड एकदम से ड्यूडेनम में नहीं डालता, ये स्टोर कर लेता है अपने पास थोड़ा थोड़ा करके, ये आगे मूव करता है। तीसरा काम जो है वो इसकी केमिकल डाइजेशन है। ये आपके फूड के प्रोटीन पर हमला करेगा। फूड में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट स्लेवरी ग्लैंड ने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया, और फूड के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्टोन्स भी पॉलीपेप्टाइड है लेकिन थोड़ी छोटी चेंज होती है। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका स्टार्टिंग हिस्सा जो है वो कार्डियक रीजन कहलाता है, आखिरी हिस्सा पाइलोरिक रीजन कहलाता है, बीच का हिस्सा फंडस कहलाता है। कार्डियक रीजन हो या पाइलोरिक रीजन हो, इनमें स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से फ्लो ऑफ फूड जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा कार्डियक रीजन और पाइलोरिक रीजन में म्यूकस भी पाया जाता है जिससे मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो आसान हो जाती है। जबकि फंडस जो है वो मुकम्मल तौर पर मसल्स से बना हुआ होता है। मैकेनिकल डाइजेशन के लिए इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड पाया जाता है जो एक जूस बनाता है जिसको आप कहते हो गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें हैं। एक HCl है, डाइल्यूट HCl, जो आपके फूड को सॉफ्ट करके चाइम बनाने में मदद देगा, बैक्टीरिया को मारेगा, और पेप्सिनोजिन नाम का जो एंजाइम है उसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा। म्यूकस आपके स्टमक को गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम और HCl से बचाता है, और पेप्सिनोजिन जो अब HCl की वजह से एक्टिव फॉर्म में आ गया पेप्सिन में, तो ये पेप्सिन जो है अब ये प्रोटीन को ब्रेक करके थोड़ी सी छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर देगा जिनको आप कहते हो पेप्टोन्स। ठीक है जी, ये हो गया स्टमक। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया, 11:40 11:24 हो गए। तो स्टमक के आगे का अब इंशाल्लाह ड्यूडेनम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यानी कि कल की क्लास में ड्यूडेनम को देख लेते हैं, क्योंकि ड्यूडेनम जो है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है लीवर भी और पेंक्रियाज भी। तो ड्यूडेनम थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम उसमें लीवर भी स्टडी करना है, पेंक्रियाज भी, और फिर हमें ड्यूडेनम। तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में देखें।